रानीगंज के नेताजी सुभाष मार्ग अंजना के समीप ओमकार ईडन ग्रीन अपार्टमेंट में रहने वाले शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक मनीष रंजन का 21 वर्षीय पुत्र अक्षय रंजन का निधन अपार्टमेंट से चौथी तल्ले से गिरकर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार आईपीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे अक्षय बीते कुछ दिन पूर्व दिल्ली से रानीगंज आया था। अक्षय रंजन दिल्ली में आईपीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात करीब 9 बजे वह अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए घर से निकला था और घर की बालकनी पर खड़ा होकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। इस दौरान वह चौथी मंजिल से खुली बालकनी से नीचे गिर गया। वहीं निर्माण कार्य के लिए अपार्टमेंट के नीचे विभिन्न सामग्रियां रखी होने के कारण युवक निर्माण कार्य की सामग्री के ऊपर गिर गया। स्थानीय लोगों और उसके परिवार ने ऊपर से तेज आवाज में नीचे गिरने की आवाज सुनी। बाहर निकलकर देखा तो अक्षय लहूलुहान अवस्था में गिरा हुआ था। तुरंत घायल युवक को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मौत से चिकित्सक जगत एवं आसपास के इलाके में मातम छाया हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि घटना यह कैसे हुई। मालूम हो कि युवक रानीगंज के प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष रंजन का छोटा बेटा था। स्थानीय लोगों का अनुमान लगाया कि जब युवक घर से बाहर निकलकर अपनी बालकनी के सामने रेलिंग पर संभवतः लटक कर व्यायाम कर रहा था, क्योंकि रेलिंग फिसलन भरी थी और उसका हाथ रेलिंग से फिसल गया, जिससे यह घटना घटी। लेकिन असल में क्या हुआ यह अभी भी एक रहस्य है। इस घटना को देखकर युवक के दोस्त और पड़ोसी फूट फूट कर रोने लगे और अचानक हुई इस घटना से सभी स्तब्ध रह गए हैं। अक्षय का शव पोस्टमार्टम के लिए पश्चात उसके परिवार को सुपुत्र कर दिया गया है। उसका अंतिम संस्कार रानीगंज के मेजिया घाट में किया गया। मालूम हो कि चिकित्सक मनीष रंजन धार्मिक प्रवृत्ति के काफी सहृदय व मिलनसार व्यक्ति है। टीवी देख रहा था, अचानक बहुत ज्यादा आवाज आया, कई सामान गिरा है। जब दौड़ के गया तो देखा कि वो ऊपर से नीचे गिर गया। क्या नाम था लड़का का? अक्षय रंजन। अक्षय रंजन। कितना उम्र होगा? 21 साल। यहाँ क्या पढ़ाई की कहाँ? वो बाहर में रहता है, वो टीम में आया हुआ था। अच्छा, दिल्ली में रहता क्या? क्या चीज़ का पढ़ाई कर रहा था अभी? आईपीएस का। तो कैसे क्या हुआ सोच रहे हैं हादसा? ऐसे कैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है, मतलब कैसे हुआ कोई को अभी मालूम नहीं पड़ा है, लेकिन गिर गया। रेलिंग से गिरा क्या? हाँ, अपना जो रेलिंग है ना वहाँ से गिरा। तो कितना मंजिला से गिरा है लगभग? 4th फ्लोर। अच्छा। फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर। तो आप लोग देखे थे उस समय घटना? मतलब जब पड़ा हुआ था पूरा ब्लड निकला हुआ था। अच्छा। संग लेके हेलमेट लेके गया, वहाँ पर वो ट्रीटमेंट कर रहा था। तो डॉक्टर जो बहुत कोशिश किया, लेकिन अच्छा लगा था। कौन सा डॉक्टर का लड़का था ये? कौन सा डॉक्टर का लड़का था? डॉक्टर मनीष रंजन। क्या नाम हुआ आपका? राजेश केजरीवाल। हाँ? राजेश केजरीवाल। आप कहाँ रहते हैं? अच्छा। एक ब्लॉक में। समय समय पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के नेमतपुर फाड़ी अंतर्गत लच्छीपुर यौनपल्ली में बांग्लादेशी महिलाओं को या तो जबरन या तो फिर बरगला के लाने और उनको इस धंधे में उतारने का आरोप लगा रहता है। कई बार लच्छीपुर यौनपल्ली से नाबालिग लड़कियां भी बरामद हुई है। पिछले साल दिसंबर महीने में बांग्लादेश से आए मोहम्मद शाहीन ने आरोप लगाया था कि शिवली शेख नामक एक महिला ने उनकी पत्नी आसमा अख्तर को कनाडा नौकरी के लिए भेजने प्रलोभन देकर इस धंधे में उतार दिया। इसके बाद मोहम्मद शाहीन ने नियामतपुर फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर पुलिस द्वारा शिवली शेख और आसमा अख्तर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें आसनसोल जेल भेज दिया गया था। गुरुवार को शिवली शेख को 32 दिनों के बाद जमानत मिली। इस बारे में जब हमने शिवली शेख से बातचीत की तो उन्होंने आसमा अख्तर के पति मोहम्मद शाहीन द्वारा उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोपी के सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आसमा उनकी दोस्त है
और इससे पहले भी वो उनके पास आ चुकी है। उन्होंने बताया कि इस बार भी वो डॉक्टर दिखाने के लिए आई थी और अपनी मर्जी से वो यहाँ पर आई थी। उन्होंने मोहम्मद शाहीन द्वारा उनकी पत्नी को प्रलोभित करने के सभी आरोपों से इनकार किया। आपको बता दें कि बांग्लादेश के रहने वाले मोहम्मद शाहीन ने आरोप लगाया था कि शिवली शेख ने उनकी पत्नी आसमा अख्तर को कनाडा भेजने का प्रलोभन दिखाकर इस धंधे में उतारा था। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर इन दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि यहाँ पर सवाल उठता है कि मोहम्मद शाहीन ने अपनी पत्नी के प्यार में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के आसनसोल आकर इतनी कठिनाइयों को झेलकर अपनी पत्नी का पता लगाकर तब कहीं जाकर इस बात का पता पुलिस को चला। आखिर नियामतपुर फाड़ी की पुलिस खुद इन चीज़ों पर निगरानी क्यों नहीं रखती, जबकि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं वहां हो चुकी हैं। नाबालिग लड़कियां तक बरामद हो चुकी है। क्या नियामतपुर फाड़ी पुलिस की नाकामी नहीं है? इस तरह की घटनाएं लगातार वहां पर हो रही है। क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पीड़ित के परिवार के किसी सदस्य को मोहम्मद शाहीन जैसा कारनामा करना पड़ेगा? तब नियामतपुर फाड़ी हरकत में आएगी। क्या हुआ था मतलब बताइए तो। वो अपने से मेरे घर में घूमने या डॉक्टर दिखाने के लिए उसको हस्बैंड जो बोला, जो किडनैप करके लेके आया, झूठ बोला है, ठीक है। वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, पहले भी आया था मेरा घर में। उसका हस्बैंड आके कंप्लेन दिया, तब पुलिस हम लोग को उठाया। इससे पहले भी वो आ चुकी है। हाँ, इससे पहले भी वो आ चुकी है, उसका पूरा फैमिली भी आया। ये वो अपने मर्जी से यहाँ पे वो आई थी। अपना मर्जी से आया। उसके जो हस्बैंड जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत। उसका हस्बैंड जो आरोप लगा था वो झूठ है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। माँ बाप अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो पुलकार चालक के जिम्मे बच्चों को छोड़ देते हैं। इन चालकों पर माता पिता विश्वास करते हैं कि वो उनके बच्चों को हिफाजत से स्कूल लेकर जाएगा और फिर स्कूल से घर वापस पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो चालक ही नशे की हालत में गाड़ी चला रहा हो तो माता पिता की फिक्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ऐसा एक वाकया आज आसनसोल में दिखा, जब और स्टेशन स्कूल के कुछ बच्चों को एक पुलकार चालक लेकर जा रहा था। उसी समय आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड के कुछ जवानों ने उसे रोका। जबकि जांच की तो पता चला कि वाहन चालक ने शराब पी हुई थी। पुलिस ने तुरंत वाहन को रोक लिया और चालक तथा बच्चों समेत गाड़ी को आसनसोल नॉर्थ ट्रैफिक गार्ड कार्यालय लेकर आए और उस वाहन में मौजूद बच्चों के अभिभावकों को खबर दी गई। चिंताग्रस्त अभिभावक तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने वाहन चालक द्वारा इस तरह की गैर जिम्मेदाराना रवैया की कड़ी निंदा की। আপনার পুরনো স্টেশন থেকে যে রোডটা আছে কালামুরের দিকে, ওই রোডের দিকে যাচ্ছিল। জাস্ট এখানে যখন ওই মানে টার্নিংয়ে যখন ওই যাচ্ছে আমাদের গোলাটার কাছে, তখন সিগন্যালটা কিন্তু লাল ছিল। সিগন্যালটাকে লালটাকে অ্যাভয়েড করে ও পার হচ্ছিল, রেড সিগন্যালে পার হচ্ছিল। সেই সময় কী ছিল, আমাদের ঝাড়খণ্ড বাউন্ডে আমাদের সিগন্যালটা মানে সবুজ ছিল, গাড়িটা রান করছিল। সেই সময় ও পার হচ্ছিল গাড়িটা নিয়ে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মদ্যপ অবস্থায় ছিল। আমরা টেস্ট করলাম, এখন এটা দেখা গেলো যে হ্যাঁ 125% ও মানে স্মেল পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, আপনাদের যদি চোখ এড়িয়ে যেত তাহলে তো বড় দুর্ঘটনা। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা যারা স্পটে ছিল তাদের তৎপরতায় আর কি ও বেঁচে গেছে এবং ছাত্রগুলোকে বাঁচানো সম্ভব। অবস্থা শুনে এলেন, এটা তো শুনলাম তো খুবই খারাপ ব্যাপার লাগছে। ঠিক আছে, যে আমরা তো পুরোপুরি ছেড়ে দিই ওদের ভরসাতে, আমরা অন্য জায়গায় কাজে থাকি, ঠিক আছে। এবার হঠাৎ ফোনে গেল এখান থেকে, আমাকে ফির ফোনের জন্য দৌড়ে আসতে হলো, সব কাজ ছেড়ে। ফোনে কি বললো? ফোনে বললো যে এখানে আটক করা হয়েছে। কিসের জন্য? মানে ড্রাইভার মদ খেয়েছিল। তো এইভাবে ধরুন যদি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়ে কী হতে পারতো? এগুলো তো খুব খারাপ জিনিস। বড় দুর্ঘটনা। এগুলো মা বাবারা তো পুরোপুরি ছেড়ে দেয় ওদের ওপরে, যতক্ষণ স্কুল টাইমটা ততক্ষণ তো টোটালি ছেড়ে দেয়। প্রশাসন যদি ধরতে না পারতো তাহলে তো বড় ঘটনা ঘটতো, হ্যাঁ, অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারতো, দুর্ঘটনা হতে পারতো। হ্যাঁ, এটা তো ঘটতে পারতো। তো কতটা রিস্কের উপরে নিয়ে যাচ্ছে এদেরকে? হ্যাঁ, এগুলো তো করা একদমই উচিত না। কী নাম আপনার? উজ্জ্বল করায়। কোথায় পড়ে আপনার বাচ্চা? এই ওল্ড স্টেশন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आए दिलीप घोष ने एक बार फिर से सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने प्रसन्ना रॉय और उनके रिलेटिव के यहाँ पड़े छापे के विषय में कहा कि पहले उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए पिछली बार उन्हें जमानत मिल गई थी। लेकिन ईडी को लगता है कि वो आरोपी है, इसलिए फिर से छापेमारी कर रही है।
राम मंदिर के उद्घाटन की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 जनवरी को सद्भाव रैली करेगी और इसके लिए अदालत से अनुमति मिल गई है। इस संबंध में भाजपा की वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता की सद्भावना रैली में कोई भी सच्चा हिंदू नहीं जाएगा। इसी दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। सद्भाव रैली पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि जिस पार्टी में ही सद्भाव नहीं है वो क्या सद्भाव रैली करेगी। इस रैली में सिर्फ तृणमूल के चमचे और गुंडे नहीं भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि एकजुटता के नाम पर हिंदू विरोधियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी हिंदू इस एकजुटता मार्च में जाएगा। जिसके शरीर में हिंदू खून है वो राम के खिलाफ नहीं जाएगा। কে জানা অজানায় অজান্তে অনেকে যুক্ত হয়ে গেছে, কেউ হয়তো সুবিধা নিয়েছে, কেউ সুবিধা নেয়নি, এইভাবেই আর বিরাট বিস্তার হয়েছে। তো তারা তার কিনারা খোঁজার চেষ্টা করছে। সম্প্রীতি সংহতির মিছিলে অবশেষে অনুমতি আদালতের। একই দিনে রাম মন্দিরের বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান রয়েছে, তারপর এই তৃণমূলের মিছিল। দেখুন, সংহতি যদি মিছিল করতে হয় আগে টিএমসির মধ্যে সংহতি করুন। আর এই যে সংহতির নামে হিন্দু বিরোধীদের একট্টা করা, আমার তো মনে হয় না কোনো হিন্দু এই সংহতি মিছিলে যাবে। যার শরীরে কমপক্ষে হিন্দুর রক্ত আছে সে রামের বিরুদ্ধে যাবে না। কিছু হারামখোর যাবে যারা টিএমসির উচ্ছিষ্ট ভোজি, তারা এই করে খাচ্ছে আর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, এই যত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত সেই ধরনের কিছু লোক যাবে। আর যারা সিএ হওয়ার পরে, পার্লামেন্টে পাস হওয়ার পরে সারা পশ্চিমবাংলায় আগুন লাগিয়েছিল, ট্রেন বাস জ্বালিয়েছিল, স্টেশন জ্বালিয়েছিল, রেল লাইন উপড়ে ফেলেছিল, সেই সমস্ত রাষ্ট্রবিরোধীদের নিয়ে এখানে আর মিছিল হবে রামের বিরুদ্ধে। আবার যেখানে 21শে জুলাইয়ের সভা হয় সেখানে অনুমতি আদালত থেকে নিতে হলো আইএসএফকে, কী বল? না, সবাইকে আদালতেই যেতে হয়, কারণ সরকার বলে কিছু নাই তো এখানে। সরকারটা কোথায় আছে আমরা তো খুঁজে পাচ্ছি না। তো সরকারের মন্ত্রী নেতা নিজেরা ফাইটিং করছেন নিজেদের মধ্যে, তো অনুমতি কে দেবে? পুলিশ কোথায়? যে পুলিশ তো টাকা তুলতে, চাঁদা তুলতে, আর পুলিশের অফিসাররা তারাই পুজো উদ্বোধন করছেন, তারাই ক্লাব চালাচ্ছেন, তারাই ফুটবল খেলা করছেন। তো প্রশাসন কে চালাবে? তো কোর্টই আছে। কোর্ট ভালো মন্দ যাই হোক, লোকের কাছে লোককে কোর্টেই যেতে হবে। আমরাও যাচ্ছি, অন্য বিরোধী পক্ষকেও যেতে হচ্ছে। এবং টিএমসির নেতা খুন হয়ে গেলে তার পরিবারের লোককেও কোর্টে যেতে হচ্ছে, পুলিশের উপর ভরসা নেই। নৈরাজ্য কিংবা ভীরতন্ত্র নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা উচিত রাষ্ট্রের। সন্দেশখালী কাণ্ডে রাজধর্ম মনে করলো হাইকোর্ট, খারিজ শাসক। স্থানীয় পুলিশের উপর ভরসা নেই সন্দেশখালী আদালতে। পুলিশ বলুন, আদালত বলুন বা মাননীয় রাজ্যপাল, এই দুটি স্তম্ভ আমাদের, এদের রাজনীতি করার কোনো অধিকার নেই। তৃণমূলের কাউন্সিলরের কুকুরের অ্যানিভার্সারি পালন এর আগে দেখেছিলাম, ডায়ালিসিস করেছিল, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে অ্যানিভার্সারি করছে কলকাতা পুরসভার 63 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা ভট্টাচার্য চ্যাটার্জি, 7 নম্বর বোর্ডের চেয়ারম্যানও তিনি। কালকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত দা বলছিলেন তিনি কেন কংগ্রেস ছেড়েছেন। একটা ভিডিও দেখছিলাম যে রাহুল গান্ধীর একটা কুকুর আছে, কিছু একটা নাম ইডি ফিডি রেখেছে বলে, তার বাড়িতে গেলে রাহুল গান্ধী আমাদের সঙ্গে খেতেন না, সামনে বিস্কুট দিয়ে তো কুকুরটা খেত আর আমরা খেতাম। তো তাদের স্ট্যাটাস কুকুরের অনেক উঁচু। আর পশ্চিমবাংলায় আমাদের দেখেছি ঐতিহাসিক ঘটনা আছে, জমিদারের বউরা পুতুলের বিয়ে দিত, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে লোককে খাওয়াতো। এখন কেউ কুকুরের ডায়ালিসিস করছে, কেউ কুকুরের বার্থডে পালন করছে। আপনার আমার টাকায়, হারামের টাকায়, লুটের টাকায় কুকুরের জন্মদিন হয়, ভূতের শ্রাদ্ধ হয়। গরিব মানুষ বাড়ি পায় না, গরিব মানুষ গ্যাস পায় না, গরিব মানুষ শৌচালয় পায় না, কৃষক সম্মান নিধি পায় না, সেই টাকায় আর কুকুরের জন্মদিন পালন হয়। আর এরকম লোকেরা যারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, লুট করে রয়েছে, তারাই ফুর্তি করে। 100 দিনের কাজে টাকায় দুর্নীতি, ভুয়ো জব কার্ড খুঁজতে এবার কেন্দ্র রাজ্য ত্যাগ এদিকে দিয়ে কমিটি করল হাইকোর্ট। এর আগে তদন্তে এসছে 14,42,000 জব কার্ড পশ্চিমবাংলায় ভুয়ো জব কার্ড, হয় তার কোনো মালিক নেই, আর নাহলে যার নামে কার্ড তার কাছে নেই। এই 14,42,000 লোকের 100 দিনের কাজের টাকা, কাজ হচ্ছে, টাকা উঠছে, আর বছর বছর ধরে এই টাকা কে খেয়েছে, কোথায় গেছে? জব কার্ড তো ভুয়ো আছে, আরও বেরোবে, কিন্তু এর টাকা কে খেয়েছে এটাও বার করার দরকার আছে, এই তদন্ত দরকার আছে। এই যে গাড়ি বাড়ি, ফুটানি, কুকুরের জন্মদিন, এইসব লুটের টাকাই হচ্ছে। ধন্যবাদ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अलग राज्य की मांग को लेकर कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी यूनाइटेड और छात्र संगठन ने रेल रोका मैनागुड़ी में बेतगाड़ा स्टेशन में शुरू कर दिया है।
पिछले 4 घंटों से रैली को आवाजाही बंद किया और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस मैनागुड़ी बेतगढ़ स्टेशन पर खड़ी है। एनजेपी से गुवाहाटी जाने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:98 पर खड़ी है। इस बीच कुछ यात्री ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दी। आप लोग को स्टेटस नहीं दे पाओगे, क्या हो रहा है? पैसेंजर का कोई ये नहीं है तो बताइए रास्ता के थ्रू कोई अपडेट नहीं है। क्या ये है? क्या गवर्नमेंट से क्या एक्शन लिया जा रहा है? अभी क्या अपडेट है आपके पास? अपडेट है अभी बातचीत चल रही है, वो लोग से बात जो करते हैं सिक्योरिटी स्टाफ तो बोले बातचीत फोटो मत कौन बात कर रहे हैं? सिक्योरिटी स्टाफ सिक्योरिटी में हमारा रिटर्न है। आप देखिए इसको जाना है। अभी इसका तो एडवांटेज होना चाहिए। আমার নাম সৌম্য খাটুয়া। হ্যাঁ, আমার নাম সৌম্য খাটুয়া। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি হলদিয়াতে। আমি কর্মসূত্রে এখানে যাচ্ছিলাম। কোথায় যাচ্ছিলেন? কুচবিহার যাচ্ছি। কোন ট্রেনে? বন্দে ভারতে। এখানে কোন স্টেশনে কি হয়েছে আপনি আমি এখন এখানে রয়েছি বেদগড়া স্টেশনে। তো আমি এক্স্যাক্ট রিজনটা জানি না, বাট আমি যেটা শুনেছি হোয়াট আই হ্যাভ হার্ড দ্যাট এখানে সামনেই কামতাপুরি স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রেল অবরোধ করেছে, রাস্তা অবরোধ করেছে। ফর দ্যাট তো এখানে ট্রেনটা প্রায় 1.5 ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল। সো আই হ্যাভ সাম স্পেশাল এঙ্গেজমেন্ট। তো আমাকে সেই জন্য আমি যে ড্রাইভার ছিল ওনাকে রিকোয়েস্ট করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছি, আর আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। দেখছি, বাট খুবই অসুবিধে হলো বিকজ উই আর সাপোজ টু রিচ দ্য কুচবিহার বাই 8 o'clock। তো অনেকটাই লেট হয়ে গেল। কতক্ষণ লেট হলো অলরেডি? ইতিমধ্যেই তো 1.5 hour এখান থেকে ধরুন, আরও 1.5 hour, অ্যারাউন্ড 3 to 4 hours তো লেট হয়েই গেছি। তো ঠিক খুবই প্রবলেমেটিক। থ্যাংক ইউ। কতক্ষণ ধরে আটকে আছেন? মোটামুটি 3 ঘন্টা 7টা থেকে আটকে আছে। আচ্ছা, এখন কি বললেন? কিছু কোনো আপডেট নেই, কিছু বলছে কোথায় উঠছেন, কোথায় যাচ্ছেন? বডি আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজা দেবাস। কি বললো আপনাকে স্টেশন মাস্টার? কিছু বলতে পারবো, কোনো আপডেট নেই। আমরা বলবে বলছি উনি, দেখি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश के साथ साथ रानीगंज में भी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। इसी क्रम में कल रानीगंज के सिया रोड स्थित सराफ भवन में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आगामी 22 जनवरी को पूरे रानीगंज में हर एक वार्ड में किस तरह से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान पूजा अर्चना का आयोजन किया जाएगा, इस पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान इस विषय पर चर्चा विमर्श किया गया कि किस तरह से रानीगंज के कम से कम 100 से भी अधिक मठों और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान पूजा अर्चना और दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर यहाँ रानीगंज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति और विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख शुभम राउत, रानीगंज विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष मनीष शर्मा, आसनसोल जिला विश्व हिंदू परिषद के संपादक तेज प्रताप सिंह, रानीगंज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति अलग दीनबंधु जोशी, आसनसोल जिला बजरंग दल संयोजक लालू शर्मा, रानीगंज बजरंग दल संयोजक संजय नाथ, अमरजीत रविदास, विश्व गोराई आदि उपस्थित थे। आगामी 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो महोत्सव, जन्म महोत्सव जो अयोध्या में होने जा रही है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की ओर से आज क्या बैठक की जाएगी? आज विश्व हिंदू परिषद और रानीगंज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास क्षेत्र की तरफ से 22 तारीख के लिए विशेष बैठक किया गया। जैसा कि मालूम कि 1 तारीख से 15 तारीख तक हम लोग का संपर्क अभियान चला, आमंत्रण पत्र का। हम लोग पूरे रानीगंज में 25,000 से भी अधिक परिवारों से संपर्क किए और हम लोगों का कार्यक्रम आज समाप्त हो गया है ये आमंत्रण पत्र का। और आगामी 22 तारीख के प्रयोजन के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। आगामी 22 जनवरी को रानीगंज और रानीगंज के प्रत्येक वार्ड और मोहल्ले में टोटल 150 से भी अधिक जगहों मठ मंदिरों को लेकर राम मंदिर नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक पाड़ा को राम मंदिर के तर्ज पर सजाएंगे और प्रत्येक गली और प्रत्येक क्षेत्र को अयोध्या हम लोग बनाएंगे। इस संकल्प के माध्यम से आज हम लोग 22 जनवरी को जो हम लोग का तैयारी, उसके लिए आज विशेष बैठक था, जिसमें प्रत्येक वार्ड प्रमुख एवं वार्ड टोली के सदस्यगण उपस्थित थे। और 22 जनवरी को विशेषकर तो प्रत्येक क्षेत्र में अपना कार्य होगा। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद रानीगंज कार्यालय के पास सुबह से लेकर संध्या तक हम लोग का भव्य कार्यक्रम है और इसके अंदर हम लोग को सुबह पूजा अर्चना, इसके बाद जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका सीधा प्रसारण हम लोग दिखाएंगे। 1:30 बजे हम लोगों का प्रसाद, जो राम मोहन लोग प्रसाद लगेंगे, वो सभी के बीच में हम लोग बांटेंगे और सुंदरकांड का पाठ होगा, हनुमान चालीसा पाठ, विजय महामंत्र का जाप।
उसके साथ साथ संध्या वेला में हम लोग दीप प्रज्वलित एवं आरती करके दीपावली उत्सव मनाएंगे। और साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने प्रत्येक घर में संपर्क किया और जहाँ तक अगर नहीं भी पहुँच पाए उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 22 जनवरी को आप लोग ज़रूर अपने अपने घरों में दीपावली मनाएं और अयोध्या मंदिर के तर्ज पर अपने मठ मंदिर को सजाएं और प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको हम लोग टीवी के माध्यम से देखें। और कोई भी घर, कोई भी मोहल्ला, कोई भी क्षेत्र उस दिन दीप के जो प्रकाश है उससे प्रज्वलित हो और दीपावली के रूप में उसको हम लोग बहुत ही भव्य रूप से मनाएं। अपना नाम परिचय? मेरा नाम शुभम राउत, श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र रानीगंज नगर का प्रमुख और विश्व हिंदू परिषद रानीगंज नगर का जिला संपादक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास समिति की तरफ से रानीगंज के NSP रोड में निमंत्रण पत्र एवं अक्षत का वितरण किया गया। इस मौके पर दीनबंधु जोशी, मानिक वर्मा, दिनेश सोनी, अखलदीप पांडे, महेश जोशी, देव कुमार बोस, संतोष बर्मन आदि उपस्थित थे। इस मौके पर दिनेश सोनी ने कहा कि 22 जनवरी भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सभी भारतवासियों का 500 वर्षों से ज्यादा का इंतजार खत्म होगा। उन्होंने कहा कि भारत एक सहनशील देश है, इस वजह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी अपना घर वापस पाने के लिए 500 वर्षों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 22 जनवरी को वो इंतजार खत्म होगा और इस खुशी में समूचा देश राममय हो रहा है। 6 जनवरी रघुवीर श्री रामचंद्र जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, इस अवसर में आप किसका तरफ से क्या कर रहे हैं रानीगंज शहर में? देखिए, जो 22 तारीख को जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके लेकर के पूरे देश भर में जो है राम जी के जितने भी सेवक हैं, जितने भी राम जी को मानने वाले हैं, देश भर में अक्षत वितरण किया जा रहा है और हम निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। भारत एक ऐसा देश है, इतना सहनशील देश है, जिसने 550 वर्षों से प्रभु श्री राम अपने ही देश में अपने ही स्थान के लिए जो है वहाँ पर जो है ये लड़े हैं, केस लड़े हैं और जीत के आए हैं। तो लोगों में खुशी है, पूरा देश आज खुश है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम राज्य का निर्माण हो रहा है, लोग खुश हैं, प्रत्येक घर में राम राम हो रहा है। मेरा नाम दिनेश सोनी, राम सेवक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आसनसोल से अभय कुमार बर्नवाल भी आज ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि यह वही अभय कुमार बर्नवाल है जिन्होंने कार सेवा प्रदान की थी। 1992 में वह अयोध्या गए थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस द्वारा कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें अभय कुमार बर्नवाल भी आहत हुए थे। आज जबकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बंगाल से सरकारी तौर पर निमंत्रण पाने वाले अभय कुमार बर्नवाल भी है। आज उनको भव्य तरीके से अयोध्या के लिए विदाई दी गई। इस मौके पर उनका पूरा परिवार और भाजपा के कुछ नेता भी उपस्थित थे। इस बारे में उनकी पत्नी सुषमा बर्नवाल ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। आज के दिन के विषय में बहुत अच्छा लग रहा है भैया, इतनी गर्व, इतनी खुशी कि मैं आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतना अच्छा लग रहा है। इनकी पत्नी होने का मुझे बहुत गर्व है और मेरी अनुभूति बहुत अच्छी है। इनका यात्रा जो है राम प्राण प्रतिष्ठा का यात्रा जो ये कर रहे हैं, बहुत मंगलमय हो, बहुत सफल हो और मैं इनका पूरी तरह से इंतजार कर रही हूँ, करूँगी। और मैंने इतनी खुशी है कि मैंने खुद इनका पैकिंग किया है और सारे ड्रेसअप मैंने खुद जाकर के मार्केटिंग की हूँ, साथ में मिल कर के। मुझे बहुत खुशी है। सारा दिन किस तरीका से आप आज किए हैं उनको तैयार करने में? सारा दिन कॉल्स भी बहुत आ रहे थे इनकी बधाई और शुभकामना देने के लिए। आज এখান থেকে রওনা অযোধ্যার রাম মন্দির কি রকম আপনার আজকে লাগছে অনুভূতি আর কি রকম? এটা বর্ণন করা যায় না, শব্দ নেই। দ্বাপর যুগে ভগবান 14 বছরের বনবাসের পর রাজ্যাভিষেক পেয়েছিলেন, উনি রাজ্যতে ফিরে এসেছিলেন। আর এই কলিযুগেতে আমাদের সনাতন ভাইদের মানে দুর্বলতার জন্য 500 বছরের বনবাসের পর ভগবান আজ উনার রাজ্যাভিষেক হতে যাচ্ছে। খুশির সীমা নেই, বলা যায় না। আজ যত সনাতন ভাইরা আমাদের আছেন ওর মুখ দেখুন,
মুখটা দেখেই বুঝতে পারবেন যে কত খুশি আর কত ইয়ে। পুরো পশ্চিমবঙ্গে দুজনকেই আমন্ত্রণ করা হয়েছে সরকারিভাবে, তার মধ্যে আপনি আসানসোলে, কি বলবেন? কিছু বলার নেই, রামের যার উপরে কৃপা সেই যাবে, আর ভগবানের বিশেষ কৃপা আমার উপরে হয়েছে। আমি মানে নিজের অনুভূতি বলতে পারছি না, আমার কাছে শব্দ নেই। মন্দির নিয়ে কি রকম আপনার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে মাথায় এখন থেকে? মন্দির তো আপনি বলতে পারেন যে আমাদের কি বলবো, হিন্দু রাষ্ট্র কা নিউ। অভয় বর্ণওয়াল জি আমাদের এখানে আছেন, যিনি কারসভার সময় ছিলেন এবং যার পায়ে গুলি লেগেছিল। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দুজন এই ধরনের আমন্ত্রণ পেয়েছেন সরকারিভাবে, যার মধ্যে আমাদের গর্ব আসানসোলের অভয় বর্ণওয়াল জি। তাকে আমরা এখানে মানে ভাব্যপূর্ণ একটা আমরা অভিনন্দন দিতে এসেছি এবং এখানে স্টেশনে ছাড়তে এসেছি যে তার যে আজকে পায়ে গুলি লাগা, তার যে একটা কম্প্রোমাইজ আজকে যে একটা সার্থক হতে চলেছে, সেই যে তিনি নিজে সাক্ষাৎ সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছে, এটা শুধু তিনি নয়, তিনি তো শুধু রিপ্রেজেন্টেটিভ, অ্যাকচুয়ালি তার মাধ্যমে পুরো আসানসোল অযোধ্যা যাচ্ছে। আমাদের আজকে খুশির আনন্দের সীমা নেই। কিভাবে আপনারা ওনাকে সম্বর্ধনা দিলেন? অভয়দা একবার বলেছিল, অভয়দার সঙ্গে গল্প করছিলাম, তো অভয়দাকে বলেছিলাম যে দাদা তখন গেছিলেন তখন আপনারা খাবার কি খেয়েছিলেন, নানা রকম বিষয়ে গল্প হয়। তো অভয়দা একবার আমাকে বলেছিল, আমাকে সেই সময় তার দাদি ঠেকুয়া ছাতু দিয়ে গেছিল, তো আমার সেটা মনে ছিল। আজকে আমরাও এতে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। आसनसोल नगर निगम में आज बोरो चेयरमैनों को लेकर एक बैठक हुई। इस बैठक में सभी बोरो चेयरमैन के अलावा आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक तथा आसनसोल नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उनके बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। কি হয়েছে আলোচনা সব কিছু নিয়ে আসানসোল কর্পোরেশনের ডেভেলপমেন্ট, কোথায় কি বড়দের কোথায় কি অসুবিধা হচ্ছে, কোথায় কি সুবিধা, কি করতে হবে না করতে হবে, সব ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ট্যাক্স কিংবা ট্রেড লাইসেন্স? ট্যাক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। ট্যাক্সটাতে আমাদের বাড়াতে হবে এবং কীভাবে মানুষকে মানে সুবিধা করা যায়। অনেকে আসানসোল কর্পোরেশনে যে পাচ্ছে না করতে, তো এটার জন্য আমরা 4, 5, 6 এই 3টে বোরোতে আমরা 1 ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা চালু করি, 4, 5, 6। তারপর আগামী দিনে আবার অন্যগুলো করা হবে, যেটা 7 নম্বরে কিন্তু আমাদের অলরেডি চালু আছে। ইলিগাল কনস্ট্রাকশন নিয়ে কোনো কিছু না না, এই ট্যাক্সটা যে বাড়াবেন এরকম কোনো স্ল্যাব বাড়াবো না। ট্যাক্স যা আছে তাই বাড়াবার অধিকার আমাদের নেই। আমরা ট্যাক্স কালেকশনটা আমাদের 20% হয়তো কালেকশন হচ্ছে, আমরা কালেকশন করতে পারছি না, আমাদের স্টাফ নেই, আমাদের কিচ্ছু নেই। তো সেই কারণে আমরা দেখলাম যে এই হেড অফিসে অনেকে আসতে পারছে না, সেগুলোকে বড়তে দিতে হবে। আগে স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের সাথে হলো যে আমাদের আসানসোল শহরকে আমরা প্রথম দিন থেকে চাইছি সুন্দর করার জন্য। এটা মানুষের সমর্থন চাই আমাদের কাছে। আমরা যেটা প্রথম ডিসিশন নিয়েছি, আসানসোল কালীপাহাড়ি মোড় থেকে একদম বানপুর মোড় এবং বানপুর মোড় থেকে জুবলি মোড় যতগুলো আমাদের ভ্যাটগুলো আছে সবকে আমরা হাঁটিয়ে দেবো এবং ওখানে মাইকিং হবে। মানুষকে জানানো হবে যে তারা যেন তাদের মালপত্রগুলোকে নিজের বাড়ির সামনে রাখে, সেখানে আমাদের লোক যাবে, আমাদের গাড়ি যাবে, মালগুলো ওখান থেকে উঠাবে। এবং যদি কাউকে দেখা যায় যে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে, স্পট একটা ফাইনের ব্যবস্থা আসানসোল কর্পোরেশন আগামী দিনে ভাবছে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। समाप्त चैटर्जी मेमोरियल आर्ट एंड म्यूजिक कॉलेज कला भारती पेंटिंग स्काल्पचार भारतनाट्यम कथक मणिपुरी और रवींद्र नृत्ये एडमिशन चलছে एडमिशन ओपन फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज कला भारती NSB रोड रानीगंज कॉल 993224 ब्रेन वाव पब्लिक स्कूल की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5वां एनुअल डे वार्षिक के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन पावर हाउस रिक्रिएशन क्लब में किया गया, जिसमें नाच गान ड्रामा डांडिया सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस कराटे फैंसी ड्रेस बिहू राजस्थानी बंगाली एवं गुजराती नाच का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में इस स्कूल के 250 बच्चों ने भाग लेते हुए अपनी कला को प्रस्तुत की। इस मौके पर ब्रेन वे पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पवन कुमार पांडे ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। हमारे 5वें वार्षिक ब्रेन वे पब्लिक स्कूल के वार्षिक वर्षोत्सव में ये प्रोग्राम हो रहा है, ताकि हम लोग सभी छात्र छात्राएँ अभिभावक सब मिलजुल कर हम लोग एक कल्चर प्रोग्राम करते हैं, ताकि आगे की ओर ये बढ़ते चले
इसके लिए हम चाहते हैं कि और जितना आगे हो ये हमारा प्रोग्राम चलते रहे और उत्साहित हो आगे के इसको बढ़ाते चले। कर्म है मेरा मुख्य कार्यक्रम है जैसे डांस है, योगा है, पीटी है और बिहू डांस है, गुजराती डांस है, बंगाली डांस है और अनेक अनेक कलाकार के जो हैं ये सब जो है मौजूद हैं जो आगे की ओर वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं? पार्टिसिपेट 250 बच्चे जो हैं जो हमारे पार्टिसिपेट किए गए। आपका परिचय? हम श्री ब्रह्म पब्लिक स्कूल के श्री पवन पांडे प्रिंसिपल हैं। नाम? पवन कुमार पांडे। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। जामुड़िया पंचायत समिति के जामुड़िया ब्लॉक 2 श्यामला ग्राम पंचायत में बुधवार को मुख्य एवं उप मुख्य कक्ष का शुभ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। वर्तमान काल के अनुसार श्यामला ग्राम पंचायत का समय बदल दिया गया है। पंचायत के चारों ओर CCTV कैमरे और किसी भी काम के लिए पंचायत में आने वाले लोगों के लिए विश्राम कक्ष के साथ साथ स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था और नोटिस बोर्ड और शिकायत और सुझाव पेटी की भी व्यवस्था है, जो पहले श्यामला ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं थी। पंचायत प्रधान और उप प्रधान कक्षों के शुभ उद्घाटन समारोह के दौरान विकलांग लोगों के लिए साइकिल और व्हीलचेयर वितरण, माध्यमिक विद्यालय के परीक्षार्थियों के लिए स्वागत समारोह और शीतकालीन कपड़े वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले श्यामला ग्राम पंचायत के मुख्य आसित मंडल ने सर्दियों के कपड़े वितरण के साथ साथ एक परीक्षण शिविर का भी आयोजन किया था। जामुड़िया विधानसभा विधायक हरिराम सेन, जामुड़िया तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक 2 अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा, पांडवेश्वर थाना प्रभारी राहुल देव मंडल, पुतुल बैनर्जी, लालटू काजी, बुधन रुईदास, संदीप सिन्हा, जगन्नाथ सेठ, अनिमेश बैनर्जी, उदित सेन, गोपीनाथ पात्रा, सोमनाथ चक्रवर्ती, उपाचार्य कलेश्वरी टुडू, NK उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक शुभाशीष बल, बापी रॉय, वीणा पानी बावरी, विनय हांसदा, डॉक्टर वीरेश कुंड और श्यामला ग्राम पंचायत के अन्य लोग शामिल थे। इस कार्यक्रम के बारे में श्यामला ग्राम पंचायत के मुखिया आसित मंडल ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। আমি বলবো যে প্রধান আছে আসিফ ভালো কাজ করছে। আমার যখন ভালো লাগে কোনো পঞ্চায়েত প্রধান এসে আমাকে বলে কি এমএলএ সাহেব এই কাজ আমার ডেভেলপমেন্টে কাজ আছে, আমার গ্রামে করতে হবে, পঞ্চায়েতে করতে হবে, আমার খুব ভালো লাগে। আমি দেখছি 8টি পঞ্চায়েতে ব্লকে আছে পঞ্চায়েত প্রধান আছে, 7টি পঞ্চায়েত প্রধান যে আছে কখনো আমাকে বলে নাই যে আমার পঞ্চায়েতে এই কাজ করতে হবে, আপনাকে DDA কে বলতে হবে, জেলা পরিষদকে বলতে হবে, ইয়া আপনার নিজে ফান্ড আসছে ফান্ডে কিছু দেওয়া হবে, প্রধানগুলো বলে নাই। কেউ কেউ এই 2টি কম্বল দিয়ে দেন, 10টি 50টি কম্বল আমাদের। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।